हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बजट 2022-23 के बारे में चर्चा करेंगे। और वैसे तो इस बारे में बहुत सारे न्यूज चैनल, टीवी, मीडिया कहीं ना कहीं से तो आपने पढ़ा भी होगा और उन्होंने तमाम तरीके से आपको जानकारी दे दी है कि इस बजट में क्या है क्या नहीं है। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज चैनल वालों ने तो आपको ये भी बता दिया होगा कि क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। जैसे कि मोबाइल चार्जर का रेट कम होगा आने वाले टाइम में, तो वहीं छतरी का रेट बढ़ जाएगा। तो एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए इन सब बातों से वैसे ज्यादा मतलब नहीं रहता है और रहना भी नहीं चाहिए। और एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को ये देखना पड़ता है कि इकोनॉमी जो है हमारी किस स्थिति में है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को असल में जो बजट में वो अध्ययन करता है वो करता है अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। तो इस वीडियो में हम लोग उन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे जो कि आपको जरूर देखने और समझने चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं यानी कि इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन पे अगर आप नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। इसके साथ ही आप चाहें तो इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन का मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीधे अपने मुद्दे पे पहुंचते हैं और सबसे पहले देखेंगे बजट की रूपरेखा में बजट के साइज के बारे में। तो इस बार का जो बजट साइज है वो है 39.45, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 40 लाख करोड़। यहां पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है लाख करोड़। तो बजट का जो साइज है वो है लगभग 40 लाख करोड़। पहला पॉइंट आपके एग्जाम के लिए यहां से बनता है कि अगर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछता है कि बजट की साइज क्या है, 2022-23 बजट की साइज क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि यह है 39.45 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और बाकी इसमें छोटे मोटे डेटा दिए हुए हैं तो इतना ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी याद रखना उतना जरूरी नहीं है। अपनी जानकारी के लिए आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड आपको बताती है जो आपका ये अभी चर्चा हुआ 39.45 लाख करोड़। ठीक है, तो ये किस तरीके से बैलेंस होता है। बैलेंस दिखाने के लिए क्या दिखाया जाता है कि टोटल प्राप्तियां और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों को बराबर दिखाया जाता है। प्राप्तियों में दो भाग होते हैं आपके, रेवेन्यू रेसिप्ट्स और कैपिटल रेसिप्ट्स। इसी प्रकार से एक्सपेंडिचर भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं, अच्छा इसमें जो आपका येलो कलर वाला दिख रहा है यह है बजट 2020-21 का एक्चुअल में जो डेटा मिला। ठीक है, एक्चुअल में। और ये जो है ऑरेंज कलर का, ये 21-22 यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। हाँ, 2020-21 का ये क्या था, बजट एस्टिमेट, यानी कि जो अनुमान किया गया। अच्छा, अब ये जो तीसरा है यहां पे, ये है रिवाइज्ड एस्टिमेट, यानी जो अनुमान किया गया था पिछले बजट में, जो अनुमान किया गया था उसको संशोधित करना पड़ा, तो संशोधन के पश्चात ये स्थिति है। और इस बार का टारगेट आप देख सकते हैं, ये बजट 2022-23 का टारगेट है। ठीक है, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं, अगर एक एक करके हम लोग बात करें, रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू रेसिप्ट्स का ये आपका हो गया। ठीक है, 22,04,422 करोड़ रुपए। ठीक है, इसी प्रकार से कैपिटल में देखेंगे तो ये आपका है 17,40,487 करोड़ रुपए। ये दोनों आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका जो है
और इसी के साथ आप इधर अगर आप आ जाएंगे एक्सपेंडिचर में, तो एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो है 31,94,663, ठीक है, करोड़ रुपए। तो ये लगभग आपका 32 लाख होता है। और वहीं अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो इस बार का जो एस्टीमेट रखा गया है यानी कि बजट एस्टीमेट फॉर 2023 वो 7,50,246 करोड़ रुपए का रखा गया है, ठीक है। तो अभी आप देखिए, अगर आप इसको, ठीक है, और इसको, इन दोनों को ऐड कर दें और साथ में इधर इसको और ये ऐड कर देंगे तो दोनों चीजें आपस में बराबर आएंगी, यानी बजट जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये है बजट एट अ ग्लांस और इसमें बजट का सार, ठीक है, यानी संक्षेप में आपको देखने को मिलेगा टोटल वही चीजें जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। टोटल रिसिप्ट्स में फिर आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो जाएगा और कैपिटल रिसिप्ट्स यानी कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियों में अगर आप देखेंगे एक एक करके हम लोग देखें तो 2020-21 का जो रियल डेटा आपको मिलता है एक्चुअल में ये कितना था, 16,33,920 रुपए, ठीक है, ये राजस्व प्राप्तियां हुआ था 2020-21 में। पिछले बजट में अनुमान क्या लगाया गया था, 17,88,000, जबकि उससे ज्यादा प्राप्त हुआ। ये कितना प्राप्त हुआ, 20,78,936 करोड़ रुपए। तो इसी के आधार पे इस बार जो एस्टिमेट बनाया गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स का वो और बढ़ा दिया गया है, इसको कर दिया गया है 22,04,422 करोड़ रुपए, ठीक है, ये इस बार का टारगेट है। वहीं अगर पूंजीगत प्राप्तियों की बात करेंगे तो पूंजीगत प्राप्तियों में भी आप देख सकते हैं 2020-21 का डेटा देखेंगे तो पूंजीगत प्राप्तियां काफी ज्यादा थी, 18,75,916 करोड़ रुपए। वहीं पिछले बजट में इसका अनुमान जो लगाया गया था 16,94,000। तो एक्चुअल डेटा जो मिलता है यानी जो रिवाइज्ड एस्टीमेट आता है वो 16,91,064 करोड़ रुपए आता है, यानी थोड़ा सा कमी देखने को मिलता है। और इस बार का जो एस्टीमेट लगाया गया है पूंजीगत प्राप्तियों के लिए वो लगाया गया है 17,40,487 करोड़ रुपए। तो टोटल रिसिप्ट्स आप देखेंगे, ठीक है, टोटल रिसिप्ट्स आप देखेंगे 1 और 4 को मिला दीजिए तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है 39,44,909 करोड़ रुपए। ये आपका टोटल रिसिप्ट हो जाता है। और टोटल एक्सपेंडिचर भी इतना ही दिखाया जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं राजस्व खाते पे और तमाम तरीके से वो दिखाया जा रहा है। तो ये आपका कुल प्राप्तियां और कुल व्यय का डेटा हो गया। अब जो एक क्वेश्चन आप सभी के परीक्षाओं में बनता है, प्राय पूछा जाता है और नेट में भी पूछा जाता है, साथ ही साथ जो और भी एग्जाम होते हैं जैसे पीजीटी वगैरह के हो गए तो वहां पे भी पूछा जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से इस बात में पूछा जाता है कि जो सरकार की आमदनी है, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए 1 रुपया है, तो या सिंपल भाषा में बात करें तो रुपए की जो आमदनी है वो किस क्षेत्र से कितने % शेयर के साथ होती है। अब इसको आप देख करके समझ सकते हैं कि इस बार वाले बजट में यानी 2022-23 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सरकार का जो आमदनी है या जो आएगा खर्च करने के लिए उसमें सबसे बड़ा मद है जो वह है उधार और अन्य देयताओं से, ठीक है। यही अगर 1 रुपए की बात करें तो 35 पैसे तो इसी से आ जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है जीएसटी से, ठीक है, 16 पैसे। तीसरे नंबर पे आपका इनकम टैक्स और चौथे नंबर पे कॉर्पोरेशन टैक्स। हालांकि 3, 4 ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनको संयुक्त रूप से थर्ड पे हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि एक्साइज ड्यूटी से है, कस्टम से है, ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से है, तो सबका अपना अलग अलग डेटा है। थोड़ा सा अगर कंपेयर करेंगे इसको हम लोग लास्ट बजट से 2021-22 से, तो उधार और अन्य देयताओं से आने वाला जो था वो 36 पैसे के बराबर था, 36% आप कह सकते हैं।
वही कॉरपोरेशन टैक्स से 13 पैसे मिला था, जबकि इस बार 15 पैसे का टारगेट है। और इनकम टैक्स से 14 पैसे के बराबर मिलता था, इस बार 15 पैसे का अनुमान है। वहीं अगर हम लोग बात करें जीएसटी से, तो जीएसटी से पिछले बार 15 पैसे मिलते थे, इस बार 16 पैसे मिलने का अनुमान है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्टर का अपना कि रुपया आएगा तो किधर से आएगा। अब क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में इस तरीके से पूछ सकता है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा हिस्सा इसमें है उधार और अन्य देयताओं का। उसके बाद फिर नंबर आता है जीएसटी का, ठीक है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, फिर आपका इनकम टैक्स आ जाता है और कॉर्पोरेशन टैक्स, ये दोनों संयुक्त रूप से। तो इस डेटा को याद रखिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि रुपया खर्च कैसे होगा, ठीक है, यानी कि रुपया जाएगा कहाँ, रुपया आ तो गया लेकिन जाएगा कहाँ। तो इसके लिए देखेंगे तो सबसे बड़ी मद जो है वो है इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज अदायगी। और अक्सर आप देखेंगे तो यही जो है टॉप पे रहता है। ब्याज अदायगी हमेशा से अपनी स्थिति को मजबूत बनाए हुए है। पिछले बजट में देखेंगे यहां पे भी ये इसी स्थिति को प्राप्त था, ठीक है। ब्याज अदायगी के बाद अब देखेंगे हम लोग, तो ब्याज अदायगी के बाद जो है वो है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। और पिछले बजट को देखेंगे तो उसमें भी यही स्थिति देखने को मिल रही थी। ब्याज अदायगी के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मद था जिसपे खर्च होना है रुपए को, तो वो था करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। तो ये भी सेम है। थर्ड नंबर पे देखेंगे तो जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं उस पे खर्च होता है। और पिछले बजट में भी यही स्थिति थी, थोड़ा 19-20 का आंकड़ा हो सकता है, जैसे कि इस बार केंद्रीय क्षेत्र की योजना पे 15 पैसे खर्च किए जाएंगे, उस बार 13 पैसे खर्च किए जाते थे। तो ये थोड़ा उतार चढ़ाव है। बाकी फिर वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग पिछली बार भी 10 पैसे यानी 10% का शेयर था और इस बार भी इसी के आसपास है, यानी कि यही है 10 पैसे। तो ये ओवरऑल एक आप देख सकते हैं कि रुपया कैसे खर्च होगा, या मान लीजिए अगर 1 रुपया है तो वो किस किस एरिया में खर्च करेगी सरकार बजट 2022-23 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है बजट का डेटा एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इन डेटा पे जरूर और जरूर ध्यान देना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षाओं के लिए। सबसे इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण आपका फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटे का भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक मैप दिखाऊंगा। राजकोषीय घाटा हमारी अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हम लोगों ने इसको कंट्रोल करने के लिए ही FRBM एक्ट 2003, ठीक है, इसको हम लोगों ने 2004 में लागू कर लिया था। यानी हम लोग राजकोषीय घाटे को ध्यान में रख करके सोचिए 2003-04 से काम करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन बीच बीच में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में कि इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और लगातार ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो राजकोषीय घाटे की फिलहाल पहले तो स्थिति थोड़ा ठीक थी, लेकिन जब से कोविड आया है तो इसमें आप देख रहे हैं थोड़ा उतार चढ़ाव का मामला चल रहा है। अचानक से ये 2020-21 का जो एक्चुअल डेटा मिला था फिस्कल डेफिसिट का, वो हो गया था 9.2% ऑफ टोटल जीडीपी, ठीक है। इसकी हम लोग माप करते हैं किसमें, टोटल जीडीपी में, तो 9.2% ऑफ टोटल जीडीपी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने इन द सेंस हमारी इकोनॉमी में वित्त मंत्री ने ये अनुमान लगाया था कि बजट 2021-22 में इसको हम लोग लेके आएंगे 6.8% ऑफ टोटल जीडीपी। हालांकि इसको प्राप्त करने में भी काफी हद तक स्थिति ठीक रही है और थोड़ा सा बढ़ा है, बस ज्यादा नहीं। तो अभी की स्थिति क्या है, ये 6.9% ऑफ टोटल जीडीपी। लेकिन ये कोविड का पहला दौर आया, फर्स्ट वेव आया, देन सेकेंड वेव आया, देन थर्ड वेव भी आजकल चल ही रहा है। तो इस बीच जो भी बजट आया तो उसमें भी देखिए गवर्नमेंट ने इसको बहुत नीचे लेके नहीं आए हैं। इस बार का टारगेट जो है 6.4% रखा गया है। उम्मीद है कि इसको अचीव कर भी लिया जाएगा। वही रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे तो ये 2020-21 में ड्यू टू कोविड फर्स्ट
7.3% ऑफ टोटल जीडीपी था। फिर हम लोगों ने इसको कंट्रोल में करने का सोचा पिछले बजट में 5.1% ऑफ टोटल जीडीपी लेके आए, और जो एक्चुअल डेटा या आप रिवाइज्ड एस्टीमेट बोलेंगे इसमें इसको 4.7% ऑफ टोटल जीडीपी कर दिया गया है, और टारगेट जो बनाया गया है 2022-23 के बजट में इसका 3.8% ऑफ टोटल जीडीपी। प्रभावी राजस्व घाटा में भी देखेंगे तो काफी हद तक कंट्रोल में स्थिति है। ठीक है, 2020-21 का डेटा देखेंगे तो 6.2% ऑफ टोटल जीडीपी, जबकि पिछले बजट में अनुमान लगाया गया 4.1 का, और अभी जो रिवाइज्ड डेटा आया है ये 3.7, तो इसको 2.6 का टारगेट रखा गया है बजट 2022-23 के लिए। प्राथमिक घाटा की भी स्थिति ठीक है। ठीक क्या कहेंगे, फिलहाल ये समझिए कि जो 2020-21 की स्थिति थी, जो एक्चुअल डेटा था, फिर पिछले बजट में 3.1% ऑफ टोटल जीडीपी के लिए सेट किया गया, हालांकि इसमें थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली, 3.3% ऑफ टोटल जीडीपी। फिलहाल इस बार वाले बजट में इसको 2.8% ऑफ टोटल जीडीपी लाने की बात की गई है। तो अब आप सभी को याद क्या रखना है? पहली चीज तो याद रखना है आपको रिवाइज्ड एस्टीमेट। ठीक है, रिवाइज्ड एस्टीमेट वो राजकोषीय घाटा का, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, चारों का आप रिवाइज्ड एस्टीमेट याद रखेंगे बजट 2021-22 वाला, और साथ ही साथ बजट अनुमान यानी 2022-23 का जो टारगेट रखा गया है, फिस्कल डेफिसिट 6.4, रेवेन्यू डेफिसिट 3.8, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2.6 और प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट 2.8, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और हाँ ये थोड़ा सा मैप देखिएगा, जो हम लोग बात कर रहे थे राजकोषीय घाटे की, तो ये देखिए हम लोगों ने एफआरबीएम एक्ट जो हमारा 2004 से लागू हो जाता है, तो उसके बाद से हम लोग इसको कंट्रोल करने वाले ही थे, स्थिति ठीक हो गई थी, लेकिन अचानक से 2008-9 में एक वैश्विक मंदी आ गई थी, और उसने क्या किया था, फिर से स्थिति को खराब कर दिया था। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया था, फिर फिस्कल डेफिसिट हमारा पहुंच गया था 6.1 पे। ठीक है, वहीं 2009-10 में देखेंगे तो कहां पहुंच गया था, 6.6 पे। फिर हम लोगों ने इसको कंट्रोल करना शुरू किया 10-11 में 4.9, 11-12 में फिर से थोड़ा सा बढ़ के ये 5.9 पे पहुंच जाता है। फिर लगातार आप देखेंगे इसमें सुधार आ रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यू इसमें सुधार देखने को मिल रहा था, और जो टारगेट सेट किया गया था एफआरबीएम एक्ट में कि फिस्कल डेफिसिट को हम लोग 3.0% ऑफ टोटल जीडीपी, ठीक है, यहां पे लेके आना था हमको 3% पे, तो हम लोग 4.9, 4.5, 4.1, 3.9, 3.5, 3.5 देन 3.4। अगर आप देखेंगे तो 3.4 हम लोग कहां पे थे, 2018-19 में। इट मींस अगर कोविड फर्स्ट या कोविड ना आया होता तो मे भी हम लोग अपने गोल तक या अपने टारगेट तक पहुंच जाते, लेकिन फिर देखिए क्या होता है कि कोविड आता है, और उसके बाद फिर अचानक से, ये तो थोड़ा बढ़ा था, लेकिन अचानक से कोविड के आने की वजह से ये बढ़ करके सीधे 9.2 पे पहुंच जाता है। ये क्या था, ये असल में अनुमान था। ठीक है, जब इसका रिवाइज्ड डेटा आया था, आप प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हैं, हाँ 9.2। ठीक है, एक्चुअल डेटा इसमें कितना मिला था, 9.2। ठीक है, और फिर देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोगों ने टारगेट तय किया था बजट एस्टीमेट 2021-22 का, उसमें 6.8 देन 6.9, और इस बार के लिए हम लोग 6.4 का टारगेट बनाए हुए हैं बजट 2022-23 पे। तो इस पूरी कहानी को बताने का मतलब ये है कि एफआरबीएम एक्ट को काफी पहले शुरू कर दिया गया था, इसी बात को ध्यान में रख करके कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है। देखो, किसी भी इकोनॉमी के लिए फिस्कल डेफिसिट काफी महत्वपूर्ण होता है।
इकोनॉमी की पूरी दशा स्थिति को बता देता है फिस्कल डेफिसिट। अगर ये काफी ऊंचा है मतलब अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं चल रही है, तो कोई भी इकोनॉमी है इसको कंट्रोल में रखने का प्रयास करती है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने भी शुरू किया था और काफी ठीक स्थिति में पहुंच भी गए थे। इधर देखिए यहाँ पे, लेकिन अचानक से कोविड के आने के बाद से स्थितियां खराब हो गई। और जिस तरीके से 15 फाइनेंस कमीशन की अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, 15 फाइनेंस कमीशन, तो इन्होंने फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल करने का, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने का एक रोड मैप तैयार किया है। ठीक है, एक रोड मैप तैयार किया है। आप थोड़ा सा उसको डिटेल में जाके पढ़िएगा। तो उन्होंने भी फिर जो है 3.0% यानी 3% पे लाने की बात कही है। ठीक, तो इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब ये तो हम लोगों ने डेटा देख लिया जो आपको पता होने चाहिए अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपनी परीक्षाओं में। अब देखेंगे बजट की कुछ मुख्य बातों को, जैसे कि इस बजट में अनुमान लगाया गया है कि हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो 9.2% पे रहेगी और ये जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें जो है सर्वाधिक है। रोजगार सृजन की बात करें तो 60 लाख नए रोजगार सृजन करने की बात की गई है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हाँ एक महत्वपूर्ण, अभी आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है, कोई भी सरकारी वेबसाइट है, वहां पे आपको देखने को मिलता है क्या लिखा हुआ, आजादी का अमृत महोत्सव। ये 75 वर्ष। ठीक है, यानी कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष जो हो गए, उसके उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो अभी क्या हुआ, इस बजट में एक नए कॉन्सेप्ट की बात की गई है। ठीक है, यानी जो अगले 25 साल हैं, यानी जब इंडिया 100 साल स्वतंत्रता के बाद जो 100 साल पे पहुंच जाएगा, तो इसे बोला गया है अमृत काल। ठीक है, यानी अभी से टारगेट कर दिया गया है। या ऐसे अगर आप देखें, पहले थोड़ा सा अगर अपने माइंड को बैक में लेके चलें, आपने कहीं पे पढ़ा होगा इंडिया विजन 2020। ठीक है, इंडिया विजन 2020 भी एक इसी तरीके की संकल्पना थी, जिसमें मुख्य रूप से यह बात की गई थी कि क्या भारत 2020 तक विकसित अर्थव्यवस्था बन पाएगा या नहीं। ये कब बात की गई थी, 2003 के आसपास आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो सोचिए काफी पहले ये भी बात की गई थी। उसी तरीके से यहां पे बात की जा रही है 25 साल पहले, किस बारे में, अमृत काल में पहुंचाने के बारे में। तो इस बजट में 4 प्राथमिकताओं के विकास पे जोर दिया गया है। इसमें पीएम गति शक्ति, समेकित विकास, उत्पाद संवर्धन और निवेश। ठीक है, साथ ही साथ निवेश को वित्तीय मदद। ये जो 4 पिलर हैं, इन्हीं पे ध्यान दे करके अगले 25 वर्षों में इकोनॉमी को इतने अच्छे स्थिति में पहुंचाएंगे कि उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अमृत काल। क्या बोलेंगे, अमृत काल। ऐसे नए नए पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो अमृत काल का जो लक्ष्य है वो क्या है, फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर। इसी प्रकार से promoting technology enabled development, energy transition and climate action। ठीक है, और एक तीसरा भी है गोल, इसको भी आप देखिएगा। अब हम लोग 4 प्रायोरिटीज की बात करेंगे, जिसमें हम ये अपने लास्ट स्लाइड में चर्चा किया, जिसमें एक था आपका पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इनहेंस एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो ये 4 मुख्य स्तंभ हैं। ठीक है, जो कि भारत को अगले 25 वर्षों में, यानी जब इंडिया
100 वर्ष पूर्ण कर लेगा अपनी आजादी को, तो भारत को कहां पे पहुंचा देंगे? ये जो 4 मुख्य रूप से स्तंभ हैं, कहां पे पहुंचा देंगे? अमृत काल में। इसकी चर्चा इस बजट में की गई है। अब बात करें अगर पीएम गति शक्ति की, तो पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक, जिसमें सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक और संरचना है। पीएम गति शक्ति का राष्ट्रीय मास्टर प्लान क्या है? तो इसका पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक, ठीक है, इनसे रिलेटेड बात की जाएगी और यही जो है इकोनॉमी को अमृत काल में लेकर के चलेंगे। कृषि पे छोटी मोटी बातें हुई हैं इस बजट में, जैसे कि गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को, यानी लगभग आप कह सकते हैं 1.5 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया गया। इसी प्रकार से इस बजट में बात की गई है कि देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी केमिकलों का प्रयोग कम से कम किया जाएगा। ठीक है। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद के लिए मुश्रित पूंजी कोष की सुविधा देगा। कौन देगा भाई? नाबार्ड देगा। फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन की बात की गई है। शिक्षा से रिलेटेड इस बजट में कुछ छोटी मोटे परिवर्तन, जैसे कि पीएम ई विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल का कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पे दिखाया जाएगा। और क्या देख सकते हैं, डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई कंटेंट विकसित किए जाएंगे। व्यक्तिगत तौर पे पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना, ये अच्छी बात है। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। क्या आपने कभी सोचा था कि डिजिटल यूनिवर्सिटी? सोचिए, प्राइवेट सेक्टर में तो वैसे चल रही हैं ऐसी चीजें, आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन सोचिए डिजिटल यूनिवर्सिटी आ जाएगी, मीन्स आपको इसके लिए किसी भी कैंपस नहीं जाना पड़ेगा। आप यहां अपने घर बैठे कोर्स में एडमिशन लेंगे, ऑनलाइन आपकी क्लासेज होंगे, ऑनलाइन आपके एग्जाम होंगे और ऑनलाइन ही आपकी डिग्री सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको मिलेगा। तो ये डिजिटल एजुकेशन के सेक्टर में एक बड़ी क्रांति है कि एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। अच्छा, आपने एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा कहीं ना कहीं सेज के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है। हमारी अर्थव्यवस्था में आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन की बात की गई थी। ये काफी पहले का कॉन्सेप्ट है। तो निर्यात संवर्धन के अंतर्गत कुछ स्थानों पे सेज की स्थापना की गई थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उनको कुछ छूट वगैरह दी जाती थी ताकि वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना सकें और उसका निर्यात किया जा सके। तो इस सेज में होगा संशोधन और एक नए रूप में इसको लेके आएंगे, यानी जो सेज का बदला हुआ रूप होगा, सेज का बदला रूप होगा जो कि निर्यात संवर्धन में सहायक होगा। ठीक है। अच्छा, सार्वजनिक पूंजीगत निवेश 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए जो टोटल इसमें आपका फंड होता है उसको बढ़ाया गया और ये लेके आए हैं 7.5 लाख करोड़ रुपए। जबकि ये जो वित्त वर्ष अभी चल रहा है तो ये इसमें कितना था, 5.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास। ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, जैसे एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में देखेंगे तो वो मैंने आपसे चर्चा कर दिया कि प्रमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग स्टार्टिंग विद फार्मर्स लैंड क्लोज टू रिवर गंगा। मतलब कुल मिला के कहने का यह है कि रसायन मुक्त खेती पे जोर दिया जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहां पे थोड़ा सा रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फसल के उत्पादन में भी आप देख सकते हैं वृद्धि यहां पे देखने को मिलेगी।
ठीक है, ड्रोन, किसान ड्रोन की मैंने बात आपसे कर ही दिया है। अच्छा, अगर ग्रोथ है, ये इकोनॉमिक सर्वे में आप देखेंगे, इस ग्रोथ के बारे में आपको पता चल जाएगा, तो इसमें भी वृद्धि देखने को मिली। 2020-21 में ये कितने पे था? 3.6 पे, और अभी 2021-22 में 3.9 पे। तो ये भी अच्छी स्थिति कही जा सकती है। एजुकेशन के सेक्टर मैंने आपसे बात कर दिया, एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। ठीक है, चैनल वगैरह की मैंने बात कर ही दिया, 1 क्लास 1 टीवी समथिंग जो भी है 200 टीवी चैनलों पे। तो ये भी हो गया। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड छोटी मोटी बातें की गई हैं, और ये हर घर नल से जल, इसको जो है 2022-23 तक कवर किया जाएगा काफी बड़ी संख्या में। पीएम आवास योजना 80 लाख नए घर बनाएंगे या पूरे करेंगे 2022-23 में। ठीक है, इस तरीके से छोटी मोटी और बातें की गई हैं, डिजिटल बैंकिंग के बारे में, डिजिटल पेमेंट के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी एक महत्वपूर्ण बात और आने वाली है, देखिए, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल रुपी बाई आरबीआई स्टार्टिंग 2022-23, यानी आरबीआई के द्वारा डिजिटल करेंसी की शुरुआत की जाएगी। कब की जाएगी? बस जल्दी ही की जाएगी 2022-23 में, यानी इस बजट में घोषणा कर दी गई है कि अब आरबीआई के द्वारा एक डिजिटल रुपए की शुरुआत की जाएगी। तो ये भी हो गई। ठीक है, और आपको क्या देखना है, जैसे कुछ एलोकेशन ऑफ मेजर स्कीम्स, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन, इसमें देखेंगे आप तो 34,947 करोड़ रुपए से बढ़ा करके इसको 37,800 करोड़ रुपए पे किया गया है। जल जीवन मिशन का भी फंड एलोकेशन बढ़ा है, पहले ये कितना था? 45,000 के आसपास था, अभी ये 60,000 के आसपास पहुंच गया है। नेशनल एजुकेशन मिशन, इसमें भी आपको वृद्धि थोड़ा सा देखने को मिलेगी, जो कि 30,796 थी, अभी ये बढ़कर के 39,553 पे पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ पीएम किसान योजना में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। तो और भी कुछ हम लोग देखेंगे भी डेटा इसमें, मुख्य योजनाओं के परिव्यय के बारे में। जैसे जो योजनाओं को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया जाता है, जैसे कि अति महत्वपूर्ण योजनाएं हो गई, फिर महत्वपूर्ण योजनाएं हो गई, और फिर कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ योजनाएं हैं। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण में सबसे नंबर 1 पे आते हैं, मनरेगा की बात करते हैं। मनरेगा को अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा गौर से ध्यान से समझें, 2020-21 में जो इसका एक्चुअल में फंड एलोकेशन करना पड़ा था गवर्नमेंट को, 1,11,170 करोड़ रुपए, ये किसका था? मनरेगा का था। ठीक है, फिर क्या हुआ 2021-22 वाले बजट में, यानी कि पिछले वाले बजट में अनुमान इसका लगाया गया था 73,000 करोड़ रुपए पे। जब 2021-22 का संशोधित अनुमान आया तो ये जो है 98,000 करोड़ रुपए पे, और फिर से इसका जो है अनुमान लगाया गया है 73,000 करोड़ रुपए पे। तो देखिए, इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जब कोविड फर्स्ट, देखिए हमारे इकोनॉमी में कोविड का प्रभाव आपको हर तरफ देखने को मिलेगा। तो ये जो वृद्धि देखने को आपको मिल रही है, एक टाइम था जब नरेगा पे सरकार 40,000 करोड़ रुपए मात्र खर्च करती थी। ठीक है, और अगर आप और ये कब की बात है? ये ज्यादा नहीं, आज के 4 साल पहले की बात है। देखिए 4 साल में ही ये स्थिति आपको लगभग 3 गुना देखने को, अब 1,11,000, ये 40,000। तो हालांकि इसमें तो बाद में वृद्धि थोड़ा सा हुई थी, लेकिन इतनी भी नहीं हुई थी। इतना बढ़ने का जो मुख्य रीजन था वो था कोविड। कोविड में नरेगा बहुत अच्छे से चला था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे फंड एलोकेशन बढ़ाना पड़ा था। फिर पिछले बजट में थोड़ा इसको कंट्रोल करने के बारे में सोचा गया, और फिर 73,000 करोड़ पे लेके आते हैं। लेकिन फिर सेकेंड वेव भी आ गया था, बजट वगैरह पेश हुआ था, उसके बाद फिर कुछ ही मंथ बाद सेकेंड वेव आता है, तो फिर से वहां पे जो है इसका फंड एलोकेशन जो है, यानी इसमें जो है ज्यादा पैसे खर्च हो गए थे।
तो ये 98,000 करोड़ रुपए पे पहुंच गया था। अभी इस बार फिर से इसको 73,000 करोड़ रुपए पे लेके आने की बात की गई है। और फिर जैसे कुछ और योजनाएं हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, हालांकि ये सब इकोनॉमिक्स के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मनरेगा को यानी मनरेगा को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण स्कीम है बहुत सारी, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। अब कितना आप याद रखेंगे, ये आपको नोट्स मिल जाएगी और उसमें आप देख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रहनी चाहिए, जैसे स्वच्छ भारत मिशन को याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सिंचाई वाले को याद रख लीजिएगा। बस बहुत ज्यादा इसमें आप क्या करेंगे याद करके। तो ये ओवरऑल एक व्यू हो गया बजट 2022-23 का, ठीक है। बजट 2022-23 का। वैसे तो आप सभी ने न्यूज चैनल वगैरह पे खूब पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा कि क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। तो वो सारी बातें जो है अलग कहानी है, लेकिन एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के नाते आपको जिन बातों पे ध्यान रखना चाहिए वो सारी बातें, वो सारी कहानी मैंने आपसे यहाँ पे साझा कर दी है, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वो डेफिसिट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, या तो फिर किससे रिलेटेड होते हैं कि जो 1 रुपया है तो वो आएगा किधर से तो जाएगा किधर से, यानी इसका आना और जाना। तो मुख्य रूप से इन्हीं दो से रिलेटेड ज्यादा प्रश्न आपके पूछे गए हैं, चाहे वो आपका नेट एग्जाम हो या कोई भी अदर एग्जाम हो जहां पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नरेगा वगैरह भी एक आध बार पूछा गया है कि फंड एलोकेशन इसमें कितना हुआ, कैसे हुआ। तो ओवरऑल जो मुख्य बातें थी वो सारी मैंने आपसे चर्चा कर दी है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अच्छा, ये जो पीडीएफ है ये आपको इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी। वहां पे एक आपको मिलेगा ऑप्शन स्टडी मटेरियल का, ठीक है। स्टडी मटेरियल में 2 फोल्डर बने हैं, तो उसमें जो यूजीसी नेट वाला फोल्डर है उसमें ये पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। तो आप लोग ऐप इंस्टॉल करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ एक टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनाया गया है, तो वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं। ये सारे लिंक आप सभी के सामने हैं, इनमें से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी ही बातें। उम्मीद है कि बजट की वो सारी बातें जो आपको जाननी जरूरी थी वो मैंने आपसे यहाँ पे साझा किया, चर्चा किया। किसी भी प्रकार की क्वेरी है इस बारे में या कुछ भी अगर छूटा हुआ है या कुछ भी आप चाहते हैं इस बारे में तो इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। आपकी जो भी डिमांड होगी इससे रिलेटेड वो जरूर पूरी की जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।